जेनेटिक्स में मिले हों, हो सकता है कुछ बच्चे मेरे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिले हों, है ना, हो सकता है कुछ बच्चे मुझे पी ब्लॉक में मिले हों, हो सकता है कि मतलब कुछ बच्चे मुझे आज फर्स्ट क्लास में देख रहे हों। तो अब मैं पिछली बातें नहीं करूंगी, बस आपको यही बोलूंगी मेरा बेटा कि अगर आप लोगों का बैकलॉग है तो उसको कवर कर लो, है ना, टाइमली कवर कर लो उसको। अगर बैकलॉग नहीं है तो अपना साथ साथ करो, 11th का रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आज हमारा क्या है, न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, डीएनएफ फ्लोक एलिमेंट्स। मैंने आपको पहले ही कहा था 1 महीना इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो रही है, तो इनऑर्गेनिक में आपको वही करना है जो मैं बताऊंगी। तो जिनका बैकलॉग वगैरह कुछ नहीं बचा है, मतलब जो स्टार्टिंग से मेरे साथ हैं, 12th मतलब स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, तो आप अपने 11th का कवर कर सकते हैं। तो शायद आई थिंक शिखा है जो स्टार्टिंग से, बाकी सबका बैकलॉग पक्का रहा होगा, राइट। तो आप अपना पहले बैकलॉग क्लियर कीजिए बेटा, और साथ साथ इनऑर्गेनिक को मेरे साथ कीजिए। समझ में आ गई सबको? यस मैम। हाँ जी। अब क्या करना है आपको, मैम ये चैप्टर कैसे पढ़ना है, ये चैप्टर आपको करना है, मैं आपको तरीका बता देती हूँ इनऑर्गेनिक पढ़ने का। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, क्लास नोट्स रिवाइज करना है हर क्लास के बाद। हर क्लास के बाद क्लास नोट्स रिवाइज करने हैं। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए आप लोगों की, है ना, एनसीईआरटी होनी चाहिए। क्योंकि एनसीईआरटी में से ही जो ब्लॉक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो पी ब्लॉक हो, चाहे वो डी हो, एफ हो, या अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे ऐड कर दूं इसमें, तो इनमें एनसीईआरटी की लाइन से ही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। अब तक का रिकॉर्ड रहा है, पहले कुछ सालों में पूछा गया, आने वाले सालों में भी यही होगा, कुछ नहीं बदलेगा। तो मतलब इनऑर्गेनिक के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगी एनसीईआरटी को। समझ में आ गया सबको? हाय मिसबा, गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। तो मतलब एनसीईआरटी तुम्हारे लिए भगवान है फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। याद करो, मैंने फिजिकल के लिए इतना नहीं बोला था, बट यस उसके लिए भी करना है, बट इनऑर्गेनिक के लिए तो कम से कम तुम्हें कितने चैप्टर हैं टोटल, 11th 12th को अगर मैं इनऑर्गेनिक के चैप्टर बताऊं तो 4-5 चैप्टर हैं, तो 4-5 चैप्टर को तुम्हें कम से कम 4 से 5 बार पढ़ लेना है एनसीईआरटी में से। चलो अभी बात करते हैं डीएनएफ फ्लो की। तो एनसीईआरटी में से पढ़ोगे, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बच्चा भी बहाना नहीं मारेगा, एक्सक्यूज नहीं देगा कि मैम नहीं किया। करना है तो मतलब करना है, बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं इसके, और उसको एनसीईआरटी से भी पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा मिस बाय 1 मिनट बेटा करती हूँ। उसके अलावा आपको इसमें क्या करना है, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे कि मैं हर चैप्टर में क्लास में ही कवर करवा देती हूँ, नहीं तो बाकी बच्चों के रिवीजन क्लास में हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मॉड्यूल उठाना है अवंती में, अवंती का मॉड्यूल आपको पता है मैं अपलोड कर देती हूँ रिसोर्स शीट में, हर चैप्टर के मैंने मॉड्यूल अपलोड किए हुए हैं। तो इस चैप्टर के मॉड्यूल को आपको सीरियसली लेना है, इसका प्रिंट आउट निकलवा लो, जो करना है कर लो। मॉड्यूल आपके पास डीएनएफ लोग के आपके पास होने चाहिए, एंड डेली बेसिस पे इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि मॉड्यूल में आपको जेई के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, नीट के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, एंड आपको दोनों ही करने हैं। एंड मैं डीएनएफ लोग के आपको अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस करवाऊंगी, जेई के लेवल के, ठीक है। धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे, लाइक पहले एनसीईआरटी का लेवल, फिर नीट का लेवल, एंड देन जेई का लेवल, ठीक है। तो मतलब आपको क्या करना है, सिंपल सी बात समझ में आ गई, एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से प्लस मॉड्यूल, क्लियर है? ये दो चीजें यस मैम। यस मैम। अब मैंने एक बार बोल दिया, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। आपको लिख लो कि इस चैप्टर में क्या करना, और हर चैप्टर में मैं बताती हुई चलती हूँ कि आपको इस चैप्टर के लिए क्या क्या रेफर करना है, बस वही वही करना आपको, फालतू की इस मतलब इनऑर्गेनिक के लिए तो आपको कोई रेफरेंस मतलब कोई बुक अलग से रेफर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मेरा बेटा, ठीक है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग ऑन ही की हुई है। हाँ मिस मैसेज चेक करना है कि क्या हुआ, सब ठीक है ना? मैं देख लेती हूँ बेटा, 1 मिनट रुक जाओ मेरा बेटा। ठीक है मिसबा, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। देखो तो बेसिकली आज का हम क्या रखने वाले हैं, आज का हम सिंपल रखेंगे लेक्चर, सिंपल इन द सेंस क्योंकि हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
एंड इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। जैसे आपको याद है पी ब्लॉक में मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, एटॉमिक आयनिक रेडियाई हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, ये सब चीजें वो हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। हाँ बेटा बोलो। मैम आपने इससे प्रीवियस चैप्टर में बोला था कि उसमें सिर्फ एनसीईआरटी को 2 बार पढ़ना है और आपने जो क्लास नोट्स भेजे हैं उसको रिवाइज कर लेना है, उतने में हो जाएगा। कौन से मैम वाले में? मैम जो इससे पहले वाले चैप्टर था। पी ब्लॉक था ना। अब मैं हाँ किसकी हाँ बात मैम। कर रही हूँ? डीएनएफ मैम ब्लॉक की बात कर रही हूँ। हाँ मैम वो तो सही है, मैं अभी पूछ रहा हूँ आपसे बस डाउट कि आपने यही कहा था नो, ना। तुम पहले 2 बार तो पढ़ लो, जब 2 बार हो जाएगा मेरे को बता देना। ओके मैम। ठीक है, तुम पहले लोग 2 बार तो पढ़ो, 5 बार तो तुम तब पढ़ोगे ना जब अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो अभी एटलीस्ट 2 बार तो पढ़ लो, क्योंकि जब आप एंड तक जाते जाओगे आप अपने आप 5-6 बार रिवाइज कर लोगे इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स। ठीक है, चलो ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज मैं पोजीशन बताने वाली हूँ, पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करेंगे। एंड बेसिकली पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ना, इन तीनों में डिवाइड है। ठीक है, लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज, साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टेबिलिटी, ये सब। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे हमारा पूरा डी ब्लॉक खत्म हो जाएगा। तो इट विल टेक 6 lectures to complete the whole chapter DNF block elements। ठीक है, एंड द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर आप देख सकते हैं बेटा, 2024 में जो भी 5 मई को मेरा बेटा पेपर हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन आए थे। हालांकि अगर मैं पिछले सालों पे जाऊं तो 1 या 2 क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते थे, बट इस साल इसको जो इम्पोर्टेंस दी है ना एनटीए ने, वो बहुत ज्यादा दे दी है। रीजन तुम सबको पता है इम्पोर्टेंस क्यों दी है, पता है ना? क्योंकि बहुत सारा सिलेबस क्या हो चुका है, इनऑर्गेनिक से डिलीट हो चुका है। तो इनऑर्गेनिक में उन्होंने डी एंड एफ ब्लॉक की वेटेज और जो आने वाला चैप्टर मैं कराऊंगी इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसकी वेटेज बढ़ा दी है। तो मैं सच में बोल रही हूँ, जो ये इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स है इसमें से मार्क्स ले पाना बहुत आसान है। ठीक है, इसमें से जो तुम पढ़ोगे ना क्लास में, या जो मैं प्रैक्टिस के लिए तुम्हें बोल रही हूँ, अगर आप वो कर रहे हो ना, आपका क्वेश्चन जा ही नहीं सकता कहीं से, जा ही नहीं सकता कहीं से। तो सारा का सारा पेपर ही एनसीईआरटी से बनाते हैं वो लोग। अब एनसीईआरटी पढ़ने का भी तरीका है। एक तो वो होता है कि आप एनसीईआरटी में सिर्फ आप पढ़े जा रहे हैं, ऐसे 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 लाइनें लगाई जा रहे हैं, वो पढ़ना नहीं होता है। आप पढ़ रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, वो पढ़ना होता है। ठीक है, तो यानी कि इस साल भी 2025 में भी हम कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे? यहाँ से 3 तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा डिलीट हो चुका है। ठीक है, चलो मूविंग टू नेक्स्ट। फर्स्ट है पोजीशन ऑफ डिफरेंट ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। प्रिंस आ गया क्या? अच्छा, प्रिंस का तो स्कूल होता है। ठीक है, ओके, कोमल आ गई है। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे, हाय कोमल, गुड इवनिंग। अब देखो यहाँ पे क्या है, नोट्स इसके बनाने हैं सबको। ठीक है, अब ये मत बनाना अपनी नोटबुक पे। ठीक है, तो बेटा पहले जो 2 ग्रुप होते हैं वो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, डिलीट हो चुका है। फिर उसके बाद 13 to 18 आपके क्या होते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से 15 to 18 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे, मतलब आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? जो आपके ग्रुप 3 से लेकर 12 तक होते हैं। इधर देखो, उसमें क्या होते हैं? आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ होते हैं ग्रुप? जल्दी से बताओ। 3 to 12। ठीक है, 3 to 12। ठीक है, अब इसमें देखो, इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है? लेंथनम आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है एक्टिनियम। किसी को नहीं पता तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे विद टाइम पता चल जाएगा। अगर तुम देख पा रहे हो 57 के बाद डायरेक्ट 72 है, मतलब बीच वाले एलिमेंट्स कहाँ खा गए? 89 के बाद डायरेक्ट 104 है, बीच वाले कहाँ गए? एलिमेंट 13 एलिमेंट्स, वो देखो, उनको पकड़ के जो है अलग से पढ़ाया जाता है। ये आपके होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद पढ़ेंगे। जो आपका लेंथनम और एक्टिनियम होता है बेटा, वो डी ब्लॉक का ही एलिमेंट होता है। तुम देख सकते हो उसको डी ब्लॉक में ही रखा गया है, बट इसको जो पढ़ा जाता है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ पढ़ा जाता है, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स से सिमिलरिटी रखती है, इसलिए।
ठीक है, बट एफ ब्लॉक को हम बाद में डिस्कस करेंगे टाइम आने पर। नाउ हमारा जो फोकस होगा वो सिर्फ डी ब्लॉक पे होगा। ठीक है, अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कई बार हम ऑफनली कॉल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसको हम क्या बोल देते हैं, कई बार ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोल देते हैं मैम। कई बार ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, तुम एक बार बताओ, चेंज। जब तुम एस ब्लॉक, अगर तुम ध्यान से देखो, जो टी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में है ना। तो मतलब जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, ट्रांजिशन है बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज, फिर आप डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, देन आप पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज पढ़ते हो। ठीक है, तो ट्रांजिशन होता है बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, इसलिए इसको क्या बोला जाते हैं, बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। अब कौन से एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे, क्या डेफिनेशन होगी इसकी, वो वन बाय वन धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक मैंने क्या बोला, पहली बात है जो पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो एस और पी के बीच में लाई करते हैं, ग्रुप 3 to 12। ठीक है जी, इनको हम कई बार ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोल देते हैं। अब मैंने वर्ड क्यों यूज किया ऑफनली, वो अभी मैं आगे चल के बताऊंगी। अगर आपसे कोई पूछे बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन बता दो, तो तुम्हारा डेफिनेशन क्या होगा, तुम्हारा डेफिनेशन ये होगा कि वो एलिमेंट्स जिसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो n-1 डी सबशेल या बोल दो डी ऑर्बिटल में फिल होते हैं। जैसे जब मैं आपको पी ब्लॉक पढ़ा रही थी बेटा, तो मैंने आपको क्या बताया था, याद करो, जब मैंने आपको ग्रुप 15 बताया था तो उसमें क्या बोला था, पी वाले सबशेल में आपके इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, इसलिए आप पी ब्लॉक एलिमेंट बोल रहे हो उसको। अगर एस वाले उसमें सबशेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो आप बोलते हो एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक में आप क्या बोलोगे, डी ब्लॉक में आप बोलोगे अगर एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी सबशेल में ऐड होता है तो उसको हम क्या नाम देंगे कि वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट। तो इसका आप डेफिनेशन लिखेंगे, कहाँ लिखोगे, यहाँ लिख लो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या लिखोगे, लिखो एलिमेंट्स, एलिमेंट्स in which, अरे बाबा, in which last electron enters into n-1 d subshell is called d block element। ठीक है, देखो मैं अब आपके जहन में ये भी आ सकता है, मैम n-1 डी क्यों लिखा आपने, किसके आया जहन में ये चीज कि मैम आपने n-1 डी क्यों लिखा, एन डी क्यों नहीं लिखा। बाकी सब में तो आप ये बोलते हो एनएस में आएगा, एनपी में आएगा, बट आप इसमें ले रहे हो n-1 डी। ओके, 3-4 बच्चों के दिमाग में आया, इट्स ओके। ठीक है, अभी धीरे धीरे धीमे धीमे ही सारी चीजें देखो पता चलेंगी। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें, इनको याद करना है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या करना है, तुम लोगों को याद करना है। इधर आओ। तो अगर तुम देख पा रहे हो तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 4 सीरीज हैं। इसको हम बोलते हैं, पहली वाली सीरीज को 3D सीरीज। एंड की मेरे को ये प्रॉमिस करके जाओ कि जितना भी डी ब्लॉक का चैप्टर है वो आप क्लास में ही रिवाइज और क्लास में ही लर्न करोगे। घर पे तो आपको सिर्फ इसको रिवाइज करने में 20 to 25 मिनट्स लगाने हैं, बाकी तुम्हें 40 to 50 मिनट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करानी है। एंड ट्रस्ट मी, 40 to 50 मिनट्स डीएनएफ ब्लॉक पे अगर तुम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाओगे तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है, न्यूमेरिकल वाले चैप्टर में तो चलो मुझे मालूम है बहुत टाइम जाता है, बट इसमें थ्योरेटिकल है, इसमें अगर आता है तो टिक लगाओगे, नहीं आता तो नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो इसमें पहली वाली सीरीज को हम बोलते हैं 3D सीरीज। और जो पहले वाली सीरीज उसमें कहां से कहां तक होते हैं एलिमेंट मेरा बेटा, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक होते हैं, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक होते हैं। फिर आती है सेकंड सीरीज, दैट इज 4D सीरीज। 4D सीरीज में कहां से कहां होते हैं, यट्रियम से कैडमियम 39 to 48। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो 5D सीरीज होती है वो लेंथनम से स्टार्ट होती है, मरकरी पे खत्म होती है। 6D सीरीज एक्टिनियम से स्टार्ट होती है, कॉपरनिशियम पे खत्म होती है। मैम ये याद कैसे करेंगे, अब मुझे वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको ये याद है ऑलरेडी।
सारा पूरा डी ब्लॉक जिसको याद है प्लीज रेज योर हैंड। किस किस को याद है? शिवानी आप क्लास में रेगुलर ही नहीं रहते हो बेटा, रेगुलर रहना है। आप 30 मिनट्स अटेंड करते हो बस क्लास, ठीक है? चलो अच्छा, 3-4 बच्चों को याद है, पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट याद है ना? अच्छा चलो मैं मान के चल रही हूँ क्योंकि मुझे सभी बच्चों को लेके चलना पड़ेगा साथ में, तो मैं आपको याद करवा दे रही हूँ, ठीक है? चलो आ जाओ, आर यू रेडी? Yes, चलो यस स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले अपन को 3D सीरीज याद रखनी है 21 से 30 तक। 21 to 30 एलिमेंट्स अपने को याद रखने हैं। वैसे तो बच्चे, कुछ बच्चे पीरियोडिक में याद कर लेते हो, आप लोग अभी देख लो, नहीं पता तो कैसे याद करोगे? आओ, स्कैंडियम लिखो, पहले मैं लिख देती हूँ स्कैंडियम। मैं ट्रिक लिख रही हूँ, ध्यान से सुन लो, अगर किसी को और ट्रिक पता है तो आप वो फॉलो कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप मेरी वाली फॉलो करो। स्कैंडियम तेरी विदाई करके, अब ध्यान से सुनना, अब कुछ बच्चे ये ना बोले कि मैम करके की ये स्पेलिंग नहीं होती, मैं कुछ इंटेंशनली ये लिख रही। करके मैं फ्री हो गया, हो गया। उसके बाद मैंने निक्कर, कुर्ता, जीन्स पहन ली। ठीक है जी, क्या बोला मैंने? स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया, उसके बाद मैंने निक्कर, कुर्ता, जीन्स पहन ली। अब इसको कैसे करोगे? इधर आओ। स्कैंडियम मतलब कि स्कैंडियम ही होता है, इसका सिंबल प्लस इसका नाम याद होना चाहिए। समझ में आई? इसका सिंबल और इसका नाम याद होना चाहिए। एटलीस्ट 21 to 30 आपको नाम याद होने चाहिए, और पूरे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का सिंबल तो याद होना ही होना चाहिए, वो तो मस्ट है, उसके बिना कुछ नहीं होगा। और जो बच्चे रेगुलर नहीं है क्लास में, प्लीज बेटा रेगुलर हो जाओ। ऑलरेडी आप लोगों का क्लासेस इतना टाइम बाद स्टार्ट हुआ है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी स्टूडेंट से, प्लीज अभी क्लास में रेगुलर रहो। घूमना था घूम लिए, जो करना था कर लिए। अभी प्लीज पूरे, जब तक नीट का पेपर नहीं आ जाता, प्लीज जी जान एक करना है, नो छुट्टी, नोट एट ऑल। जब तक कोई जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज कोई भी बच्चा क्लास को मिस नहीं करेगा, तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। स्कैंडियम तेरी, तेरी मतलब कि टाइटेनियम, ठीक है? विदाई मतलब वेनेडियम, करके यानी कि क्रोमियम, मैं फ्री, मैं मतलब मैग्नीज, फ्री यानी कि आयरन। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया। अब हो गया, उसके बाद मेरे को कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद मैंने कोई लेना देना मुझे है ही नहीं। उसके बाद मैंने क्या किया? निक्कर यानी कि निक्कल, कुर्ता यानी कॉपर, जीन्स यानी कि जिंक। बस यही तो एलिमेंट्स है ना 21 to 30। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया, उसके बाद मैंने निक्कर, कुर्ता, जीन्स पहन ली। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, नहीं तो आप क्या बोलते हैं, गूगल पे हजारों आपको मिल जाएंगे, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बात बेटा 21 to 30 एलिमेंट्स की। अब हम बात करते हैं कि पूरे डी ब्लॉक को कैसे याद करोगे। अब मैं इनको याद करवाऊंगी आपको ग्रुप वाइज। देखो, मैंने कुछ कुछ की ट्रिक बनाई हुई है और कुछ कुछ की मैंने नहीं बनाई हुई। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ मैंने किस किस की बनाई हुई है। स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथनम, इसकी मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई हुई। अगर आपको कहीं से मिलती है या आपको पता है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, नहीं है तो आप ऐसे ही याद कर लो। अगर ऐसे याद नहीं रखा जाता तो ट्रिक आपको मिल जाएगी, बट मैंने इसके लिए ट्रिक नहीं कर रखी है। स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथ। फिर है TZrHF, ये क्या होता है? टाइटेनियम, जिरकोनियम, होफनियम। कोबाल्ट कहाँ गया? अच्छा, अरे हाँ, अरे इधर आओ। हाँ भाई, मैं भूल गई। स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया। आपको हो गया को क्या समझना है? CO समझना है। ठीक है, हाँ या यस मैम। ठीक है, यस, कोबाल्ट रह गया था। ठीक है, स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया, हो को क्या समझना है? CO समझना है। अभी ठीक है, चल। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी? स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथनम मैंने ऐसे ही याद किया हुआ है। टाइटेनियम, जिरकोनियम, होफनियम। उसके बाद इसको, हाँ इसके लिए ट्रिक है, वी नोबिता।
डोरेमोन सारे देखते हो? मतलब अब तो पता नहीं आता है या नहीं आता, आई डोंट नो, आता है क्या? Yes, ma'am. आता है? Yes, ma'am. तो वी नोबिता से आप इसको कर सकते हो। एनबी क्या है आपका? इसका नाम याद ना हो चलेगा, बट इसका सिंबल क्या करना है आपको याद करना है, नोबियम। ये क्या है? टेंटेलम। मैं फिर बोल रही हूँ, नाम इसका याद ना हो, 4D 5D सीरीज का बिल्कुल चलेगा, लेकिन 3D का याद होना चाहिए। उसके बाद देखो, क्रोमियम मोलिबेल्डियम टंगस्टन, क्रोमियम मोलिबेल्डियम टंगस्टन। उसके बाद इसको कैसे याद करोगे? मांजा टीना चावला रे, मांजा टीना चावला रे। मांजा मतलब मैग्नीज, टीना चावला मतलब टीसी, टेक्टिनियम बोलते हैं जिसको, रे मतलब रेनियम। ठीक है, उसके बाद ये वाला रो देखो, कौन सा है ये, कौन सा ग्रुप है? 8 ग्रुप है। इसको कैसे याद करोगे? आयरन रूठ गया ओसम। मैं फिर बोल रही हूँ, नीचे वाले याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आयरन रूठ गया ओसम, आयरन रूठ गया ओसम। रूट मतलब रुटेनियम, रूट मतलब रुटेनियम, एंड ओसम मतलब ओस्मियम। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, उसके बाद Yes, ma'am. बाल्ट, रोडियम, इरिडियम मैंने ऐसे ही याद किया हुआ है। निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, आप समझ रहे हो, बोलने में ही रिदम सी आ रही है, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। उसके बाद कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सबसे चीप गोल्ड, उससे कॉस्टली Ag, सबसे महंगा गोल्ड। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्या होगा? जिंक, कैडमियम, मर्करी। आप कैडबरी सेलिब्रेशन से इसको याद कर लेना, जिंक, कैडमियम, मर्करी। ठीक है, तो ये पूरे आपका डी ब्लॉक की कहानी थी। ठीक है, ये नीचे वाले आपको नहीं याद रखने हैं, आपको मेन यहां तक याद रखना। ठीक है, अब तुम्हें जैसे याद करना है, मेरे वाला याद करना है, मेरे वाला करो, कहीं और से देखना है कहीं और से देखो। बट मुझे कल की क्लास, अब अपनी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, कल तो शायद नहीं है, मे बी, मतलब रिवीजन क्लास होगी तो मंडे को मुझे पहले मैं टेस्ट लूंगी इसका, तभी मैं आगे चलूंगी। तुम्हें जहां से करना है इसको याद करो, लेकिन मुझे मंडे तक ये याद तुम्हें होने चाहिए। क्लियर है? प्रियांशी नहीं आई आज? प्रियांशी आई है क्या? Yes, ma'am. अच्छा, चलो ठीक है, चलो आगे, बढ़िया। Yes, ma'am. चलो, उसके बाद हम बात करेंगे इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। याद करो, जब मैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा रही थी आपको, तो वहां पे भी मैंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी आपसे, याद आ रहा है? कोई मुझे बताएगा कि ग्रुप 16 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? इन चैट बॉक्स, कैन एनीवन टेल मी? ग्रुप 16 की, अच्छा, नहीं पता किसी को? Ma'am, NS2 NP4. हाँ, NS2 NP4। तो तुम लोग इतना टाइपिंग में देर क्यों लगा रहे हो? ठीक है, ऐसे ही बेटा, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है मेरा बेटा, वो क्या होती है? N-1 D 1 to 10 NS 1 to 2 एक्सेप्ट, पहले लिख लो फिर समझा देती हूँ, एक्सेप्ट पैलेडियम। क्या लिखा है मैंने वैभव? ये मुझे बताना, वैभव मैंने क्या लिखा है? हम एक्सेप्शन पैलेडियम। हाँ, देखो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है मेरा बेटा? क्या लिखने का मेरा मतलब? अब यहाँ पे भी हो सकता है मैम आप लोग फिर कंफ्यूज ना हो जाओ कि N-1 क्या लिखा है। अब समझ में तुम लोगों को आ जाए। देखो, N-1 D 1 to 10 का मतलब ये है कि जो D वाली सबशेल है ना आपकी, उसमें जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो कहाँ से कहाँ होंगे? 1 to 10 होंगे, 1 to 10। आपको पता है मेरा बेटा, अगर मैं डी की बात करूं, डी सबशेल की, तो उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 होते हैं। Yes, ma'am. और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या तो एक आएगा, 2 3 4 5 6 इतने आ सकते हैं, मतलब 1 से लेकर 10 आ सकते हैं। तो जितने भी तुम्हारे डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, उसमें या तो आप देखोगे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 तक आ सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं आ सकते। क्लियर है?
नेक्स्ट चीज, एस वाली आपको पता है एस की सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होती है मेरा बेटा, तो या तो एस में तुम एक ही फिल कर सकते हो या दो फिल कर सकते हो या एक भी फिल नहीं कर सकते हो, हाँ या ना? तो यानी Yes. इस वाले में या तो एक आ रहा होगा या दो आ रहा होगा। अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी दिखाऊंगी 21 से 30 वालों की। लेकिन पैलेडियम क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आप पैलेडियम को ध्यान से देखोगे तो बेटा उसमें क्या है आपका NS0 है। कहाँ गया पैलेडियम? नजर मारो, ये देखो, ये रहा, देख रहे हो? यहाँ पे सिर्फ D10 है, 5S है ही नहीं यहाँ पे। ये थोड़ा सा गलत भी लिखे हुए हैं, तो आप ना इसको मत रेफर करना स्निपिंग को, आप अपने एनसीईआरटी को रेफर कर लेना, क्योंकि हो सकता है कहीं तुम इसको याद कर लो देख के और फिर कंफ्यूज आ जाओ कि मैम ये तो गलत है, तो अपने एनसीईआरटी को रेफर करना। मैंने ये सिर्फ स्निपिंग लगाई है आपको ये दिखाने के लिए कि पैलेडियम इज एन एक्सेप्शन। पैलेडियम के केस में एस में एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं आता, तो सम बुक्स, इन सम बुक्स इट इज रिटन कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, n-1 d1 to 10 और ns0 to 2, वो भी ठीक है। कुछ बुक्स लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है n-1 d1 to 10 ns1 to 2 एक्सेप्ट पैलेडियम। एक बार नीट में क्वेश्चन आया था, तो नीट में ये वाला ऑप्शन था, तो हमें फिर इसको ही टिक करके आना था। क्लियर हो गई बातें? क्या बोल गई मैं, बताओ? यस मैम। ठीक है, यस। उसके बाद चलते हैं हम आगे, चलो आगे चलते हैं। यस, तो अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो तुम लोगों ने याद कर ली। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हैं, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम्हें नहीं आता, ध्यान से सुन लो मैं एक एक बात क्या बोल रही हूँ। अगर तुम्हें नाम नहीं पता, अगर तुम्हें सिंबल नहीं पता, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने नहीं आता, तो इस चैप्टर को समझने में बहुत दिक्कत आएगी तुम्हें भी, और मुझे समझाने में भी फिर बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए कह रही हूँ 2 दिन का टाइम है ना, तो प्लीज मंडे को करके आना, जो जो आज आज करा रही हूँ। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, तुम लोग बोलो, मैं तो चलो मेरे को तो आता है, तुम लोग बोलो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम के बाद Chromium. बोलो। क्रोमियम के बाद मैग्नीज के बाद आयरन के बाद उसके बाद निकल, उसके बाद कॉपर, जिंक। ठीक है, चलो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। स्कैंडियम का होता है 21। ओके, तो देखो मैं क्या लिख रही हूँ, स्कैंडियम का 21 होता है, तो कौन मुझे बताएगा? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सिखाया था तुम लोगों को, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। उसके बाद कौन सा फिल होता है? 4s वाला फिल होता है या 3d वाला फिल होता है? 3D वाला. ना बेटा, 4s, क्योंकि आपका n+l रूल के अकॉर्डिंग 4s की एनर्जी कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होता है अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल, राइट? तो अब मैं वो नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ बता दे रही हूँ सो दैट तुम्हें रिवाइज हो जाए। ठीक है, अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो तो ये यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 12 और 6 18। तो ये तो आर्गन ही बन रहा है अपना नोबल गैस। तो क्यों ना मैं बार बार ये ना लिखने की बजाय सिर्फ यही लिख दूं, आर्गन 18, और यहाँ पे मैं लिख दूं मेरा बेटा 4s2 3। क्या कहते हो? 3D1. क्या कहते हो? Yes ma'am. चलो उसके बाद आते हैं आगे टाइटेनियम के। अब देखो मैं बार बार आर्गन भी नहीं लिखूंगी, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आर्गन नहीं है। ये हो जाएगा तुम्हारा 4s2 3d2, ये हो जाएगा तुम्हारा, बताओ, 4s2 3d3, 4s2 3d3. ये क्या हो जाएगा? 4s2 3d5, 4s2 3d5, 4s1 3d5. 4s1 3d5। याद करो एक एक्सेप्शन हुआ करती थी मेरा बेटा, होनी तो क्या चाहिए तुम लोगों के अकॉर्डिंग? 4s2 3d4 है क्या? 4s1 3d5 क्यों कम है? इधर आओ, रीजन समझते हैं। पहला रीजन है ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डी में हम मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं और इसमें हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि दिस इज हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। दूसरी चीज बेटा, अगर मैं बोलूं n-1d, अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना n-1d क्यों लिखा है, और जो ns है इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है मेरा बेटा? कम होता है। एनर्जी गैप क्या होता है?
कम होता है, जिसकी वजह से s का एक इलेक्ट्रॉन d वाले ऑर्बिटल में क्या कर जाता है, एक्साइट कर जाता है, जिसकी वजह से ये कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें देखने को मिलती है। ठीक है, और इसका पीरियड नंबर क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? क्रोमियम कौन से पीरियड का मेंबर है भाई? 6 4th हाँ, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते की वैल्यू होती है वही उसका पीरियड नंबर होता है। एंड जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में फिल होता है वो उसका ब्लॉक होता है। जैसे इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी वाले में फिल हो रहा है तो इसका जो ब्लॉक होगा वो बेटा डी ब्लॉक होगा। क्लियर है सबको उस बातें? ये क्या हो जाएगा 4s2 3d5, ये क्या हो जाएगा 4s2 3d6, आयरन का 26 होता है, 25 होता है, 27 इसका क्या हो जाएगा 4s2 3d7 हो जाएगा, 28 होता है निकल का, अभी याद कर लो, टेस्ट लूंगी मैं आज लास्ट में। इसका क्या हो जाएगा 29 कॉपर का, 4s1 यस 4s1 3d10, सेम रीजन। तो क्रोमियम एंड कॉपर आर एक्सेप्शंस। ठीक है, जिंक में क्या हो जाएगा, जिंक का 30 होता है तो ये हो जाएगा 4s2 3d10। क्लियर है सबको? यस मैम। अब इधर आओ, क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन है, इधर नजर मारो तो देखो इसके जो नीचे वाले बंदे हैं, मोलिबेल्डियम भी फिर एक्सेप्शन है 4d5 5s1 का। ठीक है, ऐसे देखो टंगस्टन में इन्होंने नहीं लिखा हुआ, कुछ एक्सेप्शन नहीं लिखा हुआ। ठीक है, टंगस्टन में इन्होंने एक्सेप्शन नहीं लिखा हुआ, बट मेरे ख्याल से इसमें भी है 5d5 है 6s1 है। एक बार एनसीईआरटी में इसमें देख लेना बेटा एक, और मुझे भी बता देना, नहीं तो मैं देख लूंगी। ठीक है, जैसे देखो इसमें मैग्नीज में भी 3d5 4s2 है, टेक्टिनियम में देखो 4d5 5s2 है, रेनियम में भी क्या है 5d5 इसमें भी होगा फिर। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी में देख लेना तुम। ठीक है, तो अगर क्रोमियम में तो मोलिबेल्डियम टंगस्टन में भी है, मैग्नीज में है तो टेक्टिनियम और रेनियम में भी है। समझ गए? एंड क्यों है, क्यों ये एक्साइटेशन हो रही है? बिकॉज एक बार बताओ, इधर आओ, अगर एनर्जी डिफरेंस कम है, दो एनर्जी लेवल में एनर्जी गैप कम है, तो इजिली एक्साइट कर सकते हैं दूसरी वाली ऑर्बिटल में, तो इसलिए वो कर रहा है। तो मैम बाकी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बाकियों में करने से उसको स्टेबिलिटी थोड़ी ना मिल रही है, ये करने से उसको हाफ फिल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, भाई वो करेगा। ठीक है, तो अगर आपको स्टेबिलिटी की बात करनी है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं जिसमें 10 के 10 इलेक्ट्रॉन, अगर मैं डी वाले की बात करूं। उसके बाद स्टेबिलिटी आती है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल। उसके बाद स्टेबल होती है कॉन्फ़िगरेशन जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन हो। तो या तो एलिमेंट कंप्लीट 10 इलेक्ट्रॉन्स लेके स्टेबल रहना चाहता है, या आधे ले लो, या उसको कुछ भी मत दो। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, जो धीरे धीरे ये आगे चीजें मैं लिखवा भी दूंगी आप लोगों को, अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो आई होप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एंड इनमें कोई आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो Yes, ma'am. नेक्स्ट है, लिखो इसका हेडिंग डालो, डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट में क्वेश्चन भी आए हुए हैं इससे। लिखना एक बार डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, अब यहाँ पे मेटल्स लिखा हुआ है। मेटल्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी मेटल जैसी प्रॉपर्टी होती है, जो मेटल की प्रॉपर्टीज होती है वही इनकी भी प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए यहाँ पे मेटल लिखा हुआ है, सो डोंट बी कंफ्यूज। अब ये क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। डी ब्लॉक के एलिमेंट, ध्यान से सुन लो, डी ब्लॉक के एलिमेंट को आप ट्रांजिशन एलिमेंट तभी बोलोगे जब उसके पास which have incomplete d subshell either in neutral atom or in it or in their ions, या you can also say or in their common oxidation state। मैम समझ में तो नहीं आया? नहीं आया ना? अभी समझाती हूँ। न्यूट्रल एटम बोलो या बोल दो ग्राउंड स्टेट, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, डी ब्लॉक के एलिमेंट को आप तभी ट्रांजिशन एलिमेंट बोलोगे जब किसी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास डी वाली सबशेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 to 9 के बीच में होंगे, या 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, then only you can say that your d block element is a transition element, otherwise not। एग्जाम्पल देखिए आज,
कॉपर, कॉपर में क्या होता था 4s1 3d10, Yes, ma'am. यानी कि ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, बिकॉज डी ब्लॉक इसमें क्या है, डी सबशेल तो कंप्लीटली फिल्ड है, बट मैं कह रही हूँ कि कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये तो आपका न्यूट्रल एटम, मतलब कोई चार्ज नहीं है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं इसको। लेकिन अगर आपने कभी पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ अभी के लिए, क्योंकि आगे जाके तो हो जाएंगी आपको चीजें याद। जो कॉपर है ना, वो दो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है, कॉपर +1 एंड कॉपर +2। इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कॉपर की, या तो +1 में दिखाई देगा या +2 में। तो अगर बेटा ये अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके पास डी में 1 से 9 के बीच में इलेक्ट्रॉन है, तब भी आप बोल सकते हो कि कॉपर क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। चेक करें कॉपर +1 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, मुझे बताओ। 4s0 4s 3d10 4s1 3d10 4s0 3d10 वेरी गुड, क्योंकि जो पहले इलेक्ट्रॉन निकालते हो बेटा वो कहाँ से निकालोगे आप, 4s में से निकालोगे। तो मैम ये भी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन नहीं होना चाहिए, ये भी डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहा है क्योंकि डी में कंप्लीटली फिल्ड है, तो ठीक है। अब एक बार कॉपर +2 में देखते हैं, कॉपर +2 में हो जाएगा 3d9। नाउ ये डेफिनेशन में फिट हो रही है। अब यहाँ पे डी में 1 से 9 के बीच यानी कि 9 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पार्शली फिल्ड है, या यू कैन ऑल्सो से इनकम्प्लीटली डी सबशेल है। तो आप बोलोगे यस मैम कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम अब तुम मुझे ये बताओ, अब तुम सब मेरे को ये बताओ, क्या स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है? Yes, ma'am. सारे बच्चे मुझे सोच के बताओ। यस मैम स्कैंडियम Yes, है, ma'am. बिकॉज उसमें क्या है 3d1 है, ठीक है, 4s2 3d1 है। अच्छा चलो मुझे जिंक सोच के बताओ, जिंक है क्या ट्रांजिशन एलिमेंट? No, ma'am. नो मैम वेरी गुड, क्योंकि जिंक में क्या होता है 4s2 3d10 होता है। मैम ये तो डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहा, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जिंक की मैं आपको बता दूं, इसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सिर्फ +2 होती है, यानी कि जिंक जो है +2 में मिलता है, और आपको ना ही वो +3 में दिखेगा ना ही +1 में दिखेगा। तो अगर +2 में भी मैं देखूंगी मेरा बेटा, तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल के 3d10, यानी कि जिंक इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। बात ठीक है क्या? यस मैम क्या सभी बच्चों को हैंड रेस कर लो जिन बच्चों को समझ में आ गया है डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट? अरे क्या बात है, इतनी जल्दी हैंड रेस, वेरी गुड। ओके, तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को समझ में आ गया है, बहुत ही बढ़िया बेटा, शाबाश। ठीक है आगे चलो। मैंने इंपॉर्टेंट देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा आप लोगों को यही दिक्कत आती है कि आप लोगों को याद करने की बहुत चीजें होती हैं। तो मैंने क्या करूंगी, मैं ट्राई करूंगी कि जो जो लगेगा मुझे इम्पोर्टेंट है ना, मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरह आप लोगों को लिख लिख के वो दे दूंगी, सो दैट आप लोग आराम से उसको पढ़ सके। जैसे कि आज की क्लास का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैं इसको हाईलाइट करना चाहूंगी। वो कह रहा है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है ग्रुप 12 से बिलोंग करते हैं, और इनके पास जो है D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है। मैम ये तो हमें पता है, ग्राउंड स्टेट में भी और इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी, यानी कि +2 है इनकी कॉमन, जिसकी वजह से हम इसको कंसिडर नहीं करते एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट या मेटल पोल। फिर मैम इनको हम डी ब्लॉक में क्यों पढ़ रहे हैं? बीइंग द एंड मेंबर ऑफ द 3D एंड 4D 5C, मतलब जैसे जिंक क्या है 3D सीरीज का आखिरी मेंबर है, कैडमियम 4D सीरीज का लास्ट मेंबर है, एंड मरकरी 5D सीरीज का लास्ट मेंबर है। तो इसीलिए इनकी केमिस्ट्री को क्या करते हैं हम इन ट्रांजिशन मेटल के साथ पढ़ लेते हैं। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। यस मैम अब यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना चाहूंगी, तो तुम मुझे वो बताना कि वो ट्रू है या फॉल्स है। चलो मैं लिख रही हूँ, ऑल ट्रांजिशन, मैंने इसका मॉड्यूल भी अपलोड कर दिया, आप लोग देख लेना, क्लास के बाद देखना है तो। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स
are d block elements but अरे रुको तो जाओ but all d block elements are not लिखना ही नहीं देते तुम are not transition elements. क्या ये पूरी लाइन ठीक है क्या? मैम ट्रू है True. मैम ट्रू. बात ठीक है ना? जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो डी ब्लॉक एलिमेंट तो होंगे. अब मैंने बोला जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट तो है ना, क्योंकि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी में जा रहा है. लेकिन मैं ये बोल रही हूँ बट ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नो ट्रांजिशन एलिमेंट. यस मैम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट है बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. क्लियर हो गया क्या ये? यस मैम चलो बहुत ही बढ़िया, इतना समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया. अब देखो तुम्हारा टेस्ट है. रेडी हो टेस्ट के लिए? Yes, ma'am. यस मैम 5 नंबर का टेस्ट है. सभी अपने आप को 5 नंबर दे देंगे अगर जिसका सारा ठीक होगा, और जिसका गलत होगा वो -1 कर लेना. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोई भी चैट बॉक्स में नहीं बोलेगा, ना ही माइक अनम्यूट करके बोलेगा. आपको सिर्फ हैंड रेज करना है. दिस इज माय फर्स्ट रूल. दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ माय क्लास कि कोई भी चैट बॉक्स या अनम्यूट करके नहीं बोलेगा. आता है तो हैंड रेज कीजिए, क्योंकि इस वाले टॉपिक से बहुत ज्यादा नीट में क्वेश्चन नहीं आए हुए, बट हमें क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस करनी ही है, तो इसीलिए मैंने बहुत इजी क्वेश्चन दिया है. सलम आप बताइए बेटा. मैम ऑप्शन बी ऑप्शन बी ठीक है. ओके, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? शिवानी चैट बॉक्स में नहीं देना था मेरा बेटा. ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा. जिसका ठीक है वो +1 दे दो, जिसका गलत है वो -1 कर लो. चले यस मैम नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए. ऑर्बिटल से कंफ्यूज मत होना, वो सब शेल भी लिख के दे सकता है, ऑर्बिटल भी लिख के दे सकता है. दिस इज योर नीट का क्वेश्चन. हैंड रेज कीजिए जिसका हो गया. मुस्कान आप बताओ. मैम ऑप्शन बी अच्छा अच्छा मुस्कान. ओके मुस्कान 3 है क्लास में. ठीक है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. यस मैम यस, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है. एबीसी एंड एबीसी आर करेक्ट बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी में ही जाता है. इनकी प्रॉपर्टीज जो है एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में ही होती हैं, तभी तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है. एंड स्कैंडियम जो ट्रांजिशन एलिमेंट है सबसे कम एटॉमिक नंबर उसी का ही है, तो यानी कि एबीसी एंड एबीसी आर करेक्ट. तो डी आ जाएगा नन ऑफ दिस. इसको अगर ये ठीक है तो प्लीज +1 दे दो. क्वेश्चन 3 करो. ये तुम्हारा है नीट 2004 का क्वेश्चन है. अभी आप नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत लगाना बेटा, है ना, क्योंकि अभी स्टार्ट ही हुआ चैप्टर. यस आप मॉड्यूल के लगा सकते हैं. ठीक है, देयर प्रॉपर्टीज मतलब डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज होगी ना, क्योंकि वो बोल रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट ना, तो देयर प्रॉपर्टीज यानी कि डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है. अच्छा आप लोगों का हो गया है क्या जो हैंड रेस कर रहे हैं बेटा? Yes, ma'am. तुम लोग पहले से ही पढ़ के आए हो क्या चैप्टर, या स्कूल में चल रहा है? मैम अभी तो स्कूल में सेकंड चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ हमारा. अच्छा मैम मेरे स्कूल में चैप्टर कंप्लीट भी करवा दिया. अच्छा ठीक है, करो करो, टेक योर टाइम.
पीयूष आप बताइए। मैम डी ऑप्शन। डी आ रहा है सबका? यस मैम। देखो टाइटेनियम का क्या होता है अपना 22 होता है ना, स्कैंडियम तेरी। बेटा म्यूट कर लो, किसी का माइक अनम्यूट रह गया। स्कैंडियम तेरी, तेरी मतलब टाइटेनियम ना, 22 होता है इसका। तो ये क्या हो जाएगा 4s2 3d2। तो यहाँ से आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो टाइटेनियम +2 क्या हो जाएगा मेरा बेटा 3d2 हो जाएगा। ठीक है, तो वेनेडियम 3+ भी आप कैलकुलेट करके देखो, मतलब कैलकुलेट कह रही हूँ, लिख के देखो, d2 हो जाएगा। क्रोमियम +4 भी d2 हो जाएगा, एंड मैग्नीज +5 भी क्या हो जाएगा आपका d2 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीज क्या होता है मेरा बेटा 3d5 4s2 होता है। तो अगर तुम यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 2 यहाँ से निकालोगे, 3 यहाँ से निकालोगे, तो वो यही बन जाएगा। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो, किसी को भी डाउट है तो प्लीज पूछो। देखो इसके लिए एक चीज की रिक्वायरमेंट होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आती है तो आप कर लोगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 करो। जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, लाइक क्रोमियम +4 में है, टाइटेनियम +4 में है। करो बच्चों, हैंड रेस कीजिए। बताओ भाई, कोमल क्या होगा? मैम ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। ए आ रहा है क्या सबका? यस मैम। यस मैम। यस। आपसे पूछा है among the following set of transition metal ion, the one in which all the metal ion do not have d electrons। तो ठीक है, डी तो इसी में ही नहीं है। देखो एक बार, क्रोमियम +6 मतलब क्या, तुमने सारे निकाल दिए भाई, उसको ची डाला तुम लोगों ने, बच्चा ही नहीं बेचारे के पास, कुछ खाली हो गया वो। टाइटेनियम 4 में भी एक भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ा तुमने, और ना ही मैग्नीज उसमें छोड़ा +7 में। ये ऑप्शन, ये करो। बताओ भाई क्या आंसर है इसका? मैम मैम पैलेडियम। ऑप्शन सी। ठीक है, इजी था। चलो, यस मैम। मजे आ गए होंगे इतना इजी पढ़ के इतने टाइम बाद, है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। जनरल ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, मतलब सबसे पहली प्रॉपर्टी हम ये डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सा बेटा इसको इरेज कर रही हूँ कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है,
इसको हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे, बिकॉज अगर ये यहाँ पे लिखा रह गया ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे होता क्या है। हो सकता है कुछ बच्चों को पता भी हो, बट मैं इसको अभी के लिए हटा दूं। चलो आ जाओ। बचपन में कुछ पढ़ के आए थे तुम, लेफ्ट टू राइट आयनिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई का क्या होता है, बताएगा कोई मेरे को? डिक्रीज होती है। डिक्रीज हो गया। अभी भी हम बेटा देखो लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे, तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ 3D। आप लोग ग्राफ देख पा रहे होंगे, जो ग्रीन वाला ग्राफ है मेरा बेटा, ये किसको दिखा रहा है? ये तुम्हारा 3D सीरीज को दिखा रहा है। ब्लू वाला 4D को दिखा रहा है, एंड रेड वाला क्या दिखा रहा है? 5D को दिखा रहा है। मतलब इधर आओ, होना तो जो ग्राफ चाहिए 4D और 5D का वो येलो वाला होना चाहिए, बट एक्चुअल जो ग्राफ देखने को मिला है, मतलब एटॉमिक और आयनिक रेडियाई को देखते हुए, वो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है। देख पा रहे होंगे आप 4D और 5D का। तो अब यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि मुझे ना कुछ इसमें ना डिस्क्रिपेंसी सी नजर आ रही है, ठीक है? अब ध्यान से सुनना होता क्या है। अगर मैं बेटा लेफ्ट टू राइट देखूं, तो हम जब लोअर क्लासेस में पढ़ के आते थे तो हम यही बोलते थे कि लेफ्ट टू राइट मैम साइज डिक्रीज होता है। यही बोलते थे कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है। इसका रीजन क्या बोलते थे हम? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो अगर मैं बेटा बात करूं, यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं स्कैंडियम की, अगर आप लोग एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज देख पा रहे हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, ठीक है? तो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे होगा 127 होगा, ठीक है? इसको ठीक कर लेना। वैसे तुम्हें वैल्यूज याद नहीं करनी है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। तो अगर तुम देख पा रहे हो, तो स्कैंडियम से जब मैं मैग्नीज की तरफ जा रही हूँ, तो मेरा जो एटॉमिक या आयनिक रेडियाई की बात करूँ, वो डिक्रीज ही हो रहा है, Yes, ठीक है? तो रीजन इसका वही है जो हम पढ़ के आते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो, स्कैंडियम में D1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है डी में, टाइटेनियम में 2, वेनेडियम में 3। यानी कि जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ, तो डी में मेरे क्या है, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। और डी वालों का आपको पता है शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा अच्छा तो होता नहीं है ना? न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। तो जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल, जो कि 4s वाला इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं 3D सीरीज की बात कर रही हूँ, तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? वैभव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूं कि अगर मैं बात करूं स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक, तो हमारा साइज क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है। यस और नो? साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। साइज डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर जो है वो ज्यादा है शील्डिंग इफेक्ट से। यस और नो? yes, ma'am. Yes, ma'am. दिशा, अंशिका, मुस्कान, प्रियांशी, शगुन, पलक? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, सेकंड पे आते हैं। लेकिन मेरा बेटा अगर मैं मैग्नीज के आगे चलती हूँ, आयरन, कोबाल्ट, निकल, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि आयरन, कोबाल्ट, निकल में जो एटॉमिक रेडियाई है या आयनिक रेडियाई की बात करूं यहाँ पे, बिकॉज मैंने मेंशन नहीं किया हुआ एटॉमिक या आयनिक, उनकी जो साइज है ऑलमोस्ट बराबर है। देख पा रहे हो? अब ये कैसे हो गया मैम? अब ध्यान से सुनना, आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन है? डी में 6 है, इसमें 7 है और इसमें 8 है। मतलब अब क्या हो रहा है? डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। अब डी में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बेटर होगा, क्योंकि अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है 4s वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करने के लिए। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, क्योंकि ma'am. हमें एक्सप्लेन करना है कि ये ग्राफ ऐसे क्यों आया। आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई ये लाइंस जो मैं बोल रही हूँ, बिकॉज वी हैव टू एक्सप्लेन ये कि ग्राफ आया किस तरीके से, तो हमें उसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, स्क्रीन कर पा रहे हैं डी के इलेक्ट्रॉन्स एस वाले इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को। साथ ही साथ आपका न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, वो तो बढ़ ही रहा है ना। आयरन का 26 है, कोबाल्ट 27 है, निकल 27, तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे जो जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, उतना ही स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। तो ये दोनों फैक्टर क्या हो जाते हैं आपस में एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? बैलेंस कर लेते हैं। मतलब जितना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है उसको कंपनसेट कर देता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दोनों काउंटर बैलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा साइज में डिक्रीज ना होके ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन अगर तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो तो देखो ना, कॉपर में बढ़ गई और जिंक में बढ़ गई। होना क्या चाहिए था? डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया? बढ़ गया। तो यानी कि कॉपर और जिंक में क्या हो रहा है? कॉपर और जिंक में अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो गए बेटा डी में। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला फैक्टर बहुत ज्यादा होगा। अब क्या होंगे, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या करेंगे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेंगे, भाई रिपल्शन हो जाएगी। ऐसे होता है ना, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, तो अंदर में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो वो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। यही तो होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। Yes. यस मैम। रिपेल करेंगे, जो जैसे ही उसको रिपेल करेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। मतलब जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यस और नो? Yes, ma'am. यानी कि इसमें शील्डिंग यस मैम। डोमिनेंट कर गया, यही मतलब हुआ इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, जिसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड हो गया। या तुम एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, यही आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से साइज क्या हो गया मेरा बेटा, बढ़ गया। यानी कि हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो मैंने उसको 3 पार्ट में इसकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई को एक्सप्लेन किया। पहला जो सिंपल हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, साइज डिक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। लेकिन आयरन कोबाल्ट निकल के लिए बराबर हो रहा है, रीजन क्योंकि दोनों फैक्टर क्या कर रहे हैं, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा उतना स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, तो दोनों काउंटर बैलेंस कर लेते हैं एक दूसरे को, जिसकी वजह से साइज बराबर रह जाता है। लास्ट में हम क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट या बोलो स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। पहले मान लो इतना था, अब थोड़ा एक्सपेंड हो गया, इट मींस रेडियाई बढ़ गई। अब तुम यही जो मैंने तुम्हें इतना ज्ञान भाषण दिया है 10 मिनट से, तुम इसको ग्राफ में भी नजर मार सकते हो। देखो मैग्नीज तक साइज डिक्रीज हुआ, देखो फिर आयरन कोबाल्ट और निकल का देखो ऑलमोस्ट बराबर है, फिर देखो कॉपर का बढ़ गया, फिर जिंक का बढ़ गया। कैन यू सी दैट? Yes, ma'am. यस मैम। ऐसे तुम 4D और 5D सीरीज में भी देख सकते हो सेम एक्सप्लेनेशन। लेकिन एक चीज तुम नोटिस कर रहे हो कि जो 4D और 5D सीरीज है, यानी कि जो ब्लू और रेड लाइन है, वो देखो आपस में बस कोइंसाइड करना रह गई है। यानी कि आपको दिख रहा है कि 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स है उनका ऑलमोस्ट एटॉमिक और आयनिक रेडियाई बराबर सा है। Yes, ma'am. इसी को ही हम बोलते हैं यस मैम। सेक्शन, जो कि हम पढ़ेंगे जब हम एफ्लोक एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए मुझे बताओ, क्या ये समझ में आया कि ग्राफ क्यों आया? तो तुम्हारी एनसीईआरटी में जो ग्राफ लिखा हुआ है उसमें उन्होंने 4D और 5D को तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बट उन्होंने 3D का इस तरीके से ग्राफ क्यों आया ये एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। मेरे को पानी पीना है। एक तो ना यही होता है इनऑर्गेनिक में ना, बोलने का बहुत होता है, थ्योरेटिकल ज्यादा होता है ना इसके अंदर। ठीक है चलो, पूरा रिपीट करूं? अरे बाबा 4 बार रिपीट कर दिया मैंने। पहले वाले केस में आपका जेड इफेक्ट बढ़ेगा, दूसरे वाले केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, तो वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेंगे, जिसकी वजह से साइज बराबर रह जाएगा। और लास्ट में आपके डी इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा बढ़, अगर आपको शील्डिंग इफेक्ट का ही नहीं पता है तो पीरियोडिक पढ़ के आओ बेटा, फिर वो मैं नहीं समझाऊंगी। ठीक है, कहीं अगर मान लो हो सकता है ना आप लोगों को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट का ही नहीं पता हो, वो आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे बेटा। ठीक है, तो कॉपर और जिंक में क्या है, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डी में बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपका जो शील्डिंग इफेक्ट वाला फैक्टर है वो ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करेगा, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड हो रहा है और साइज आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है चलो, ठीक है दोबारा लिख दूं क्या इसको? मैं लिखने की जरूरत है क्या? लिख देती हूँ चलो। अब तुम लोग बोलो, स्कैंडियम टू मैग्नीज डिक्रीज हो रहा था साइज, रीजन क्या बताया था मैंने? अरे बोलो, आवाज नहीं आ रही है मेरी? Z जेड
Greater than shielding effect. greater than shielding effect. यस, जेड इफेक्टिव पढ़ रहा था. सेकंड आयरन, कोबाल्ट और निकल. ठीक है, Z effect is equal to Z effective equal to shielding effect. ठीक है. और अगर मैं बात करूं कॉपर और जिंक में, तो इसमें आपका शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा. जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये. आप अपने उसमें लिख लेना, फिर कहीं एक महीने बाद देखो पता ही ना चले मैम ये लिखा क्या होगा. ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो. चलूं आगे. मैम एक Yes, मिनट. ma'am. yes, क्या ma'am. बेटा? मैम एक मिनट नोट करो. अच्छा, आगे हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, जब तक लिख लो जिसने नहीं लिखा. मेटेलिक करेक्टर. चलो ये चलो. अस्मा क्लियर है मेरा बेटा? दक्ष, पूजा, स्नेहा, हुदा, हुडा, खालिद, फरमान. फरमान आपकी फर्स्ट क्लास है बेटा आज. मैम मेरे नाम सुमाइला है, वो मैंने दूसरी आईडी से ज्वाइन कर रखा है. अच्छा, ओके सुमाइला. मंतशा भी आज प्रेजेंट है. हुस्नवाज, वैभव, प्रिंस आ गया क्या? प्रिंस, अच्छा. चलो हेडिंग डालो मेटेलिक करेक्टर. देखो मेटेलिक करेक्टर क्या होता है आपको पता है? क्या होता है मेटेलिक करेक्टर? जिसकी टेंडेंसी क्या होती है? कौन अच्छा मेटल होगा? मैम जो donor होगा. इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा. ओके, तो अगर मैं तुमसे पूछूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स अच्छे मेटल्स हैं या एस ब्लॉक एलिमेंट्स वाले मेटल्स ज्यादा बेटर है? मैम एस ब्लॉक. एस ब्लॉक वाले अच्छे हैं, अच्छे मेटल्स हैं. हाँ हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, बोलो. मैम एस ब्लॉक वाले इजीली कर देंगे ना इलेक्ट्रॉन डोनेट. हाँ, वो बताओ, एक्सप्लेन करो, तब तक मैं लिख रही हूँ. मैम उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो कम होती है क्योंकि. वेरी गुड, शाबाश. ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है ना पीरियोडिक टेबल में पहले आपके एस ब्लॉक आ रहा है, फिर डी आ रहा है, फिर पी आ रहा है. तो लेफ्ट टू राइट आपका साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज. और आपको पता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज बड़ा होता है एल्कली मेटल्स का और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का. तो मैं ये लाइन लिख दूं, जो मेटेलिक करेक्टर है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का वो कम होगा एस ब्लॉक एलिमेंट से. रीजन क्या लिखोगे? रीजन बता सकते हो आप? रीजन आप बोल दोगे कि मैम इनका स्मॉल साइज है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, कंपैरिजन कर रही हूँ बेटा एस ब्लॉक से. और आप ये भी बोल सकते हो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इनका, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना मुश्किल होगा एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, अच्छा. अब बात आती है मेटेलिक करेक्टर की. बात आई है तो बात आएगी मेटेलिक बॉन्डिंग की. मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होता है? सुना है कभी मेटेलिक बॉन्डिंग? Yes, मैम सुना सुना है? था. मेटल मेटल के बीच में बॉन्डिंग. मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होगी? मेटल मेटल के बीच में बॉन्डिंग. आपका मेटेलिक, देखो आपने लेटिस का वर्ड सुना होगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वो. तो जितना ज्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आपका पैक्ड होगा, मतलब लेटिस में क्या होंगे? आपके आयंस हुए होंगे. ठीक है, तो जितना ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा आपका लेटिस, इसका मतलब मेटल मेटल के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, तभी उसका लेटिस जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. जैसे कि अगर आपने सुना होगा जो सोडियम होता है, सोडियम में भी मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है. ठीक है, अगर आपने देखा होगा, अगर सोडियम कभी तुमने लैब में देखा होगा तो वो बहुत इजीली कट हो जाता है. मतलब तुम अगर नाइफ से उसको काटोगे तो बहुत आराम से कट हो जाता है. यही अगर तुम ट्रांजिशन मेटल्स को काटने जाओगे ना भैया, नहीं हो पाएगा, बहुत हार्ड होते हैं. अब मैम ये कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे? हार्ड सॉफ्ट है, हम कैसे बताएंगे? तो बिल्कुल हम बताएंगे मेटेलिक बॉन्डिंग किसमें स्ट्रॉन्ग है. बट मैम हमें कैसे पता चलेगा मेटेलिक बॉन्डिंग किसमें स्ट्रॉन्ग है?
तो मेटेलिक बॉन्डिंग जो होती है ना बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन, एक मिनट रुकना, हाँ, तो मेटेलिक बॉन्डिंग अगर मैं बात करूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। लिखो सारे बच्चे, मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, stronger will be the metallic bonding. metallic bonding. क्योंकि आपको पता है ना, अगर मान लो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जब दोनों पास आएंगे तभी तो बॉन्ड बनेगा ना, यस और नो? अगर आपने नोटिस किया हो एल्कली मेटल्स में सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मेटेलिक मेटेलिक बॉन्डिंग आप देख लो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, नहीं होगी। जबकि अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं, अगर मैं एग्जांपल लूं लाइक क्रोमियम, क्रोमियम के पास कितने होते हैं? 4s1 3d5, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एस वाले में और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी में, तो इसमें टोटल कितने हो गए? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब तुम खुद सोच लो, अब ऐसा तो है नहीं एक ही क्रोमियम का एटम होगा, पता नहीं कितने सारे होंगे और इनके एटम के इलेक्ट्रॉन बीच में घूम रहे होंगे, तो तुम सोचो कितनी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होगी क्रोमियम क्रोमियम के बीच में, yes or no? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. higher the number of unpaired electrons, higher will be the metallic bonding. जबकि सोडियम में देखो एक है, पोटेशियम में एक है, अगर तुम एल्कलाइन अर्थ मेटल में देखो तो उनमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे आप मुझे ये भी बोल सकते थे कि मैम आपने तो पहले, अगर तुम लोग मुझसे पढ़े हो तो आप ये बोल सकते हो कि मैम आप तो कहते हो वैलेंस शेल वाले पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, यहाँ तो आप 3D वाले को भी घुसा दे रहे हो। रीजन क्या है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि n-1d और ns ऑर्बिटल में एनर्जी गैप कम होता है, तो यहाँ पे 3D के इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। समझ आई? और यहाँ पे जो n-1d होता है ना, मैं लिख देती हूँ, मैं बताना भी भूल गई आपको, इनको बोलते हैं पेनल्टी मेट शेल, पेनल्टी मेट शेल। जैसे ns वाला हो गया वैलेंस शेल, n-1d वाला हो गया पेनल्टी मेट शेल। तो ये बात क्लियर हो गई सबको? मेटेलिक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करती है मेरा बेटा? Yes, ma'am. अब एक बात बताओ, ध्यान से सोच के बताना, जिनके बीच मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? हाई होगा। वेरी गुड, हाई होगा। क्योंकि अगर बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा मेल्ट करने के लिए और बॉइल करने के लिए उसके लैटिस को, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर तुम ये एनसीईआरटी का ग्राफ रेफर करो तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं, ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, 5D सीरीज है, तो 3D सीरीज में देखो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे आपको क्रोमियम दिखाई दे रहा है। अगर मैं 4D सीरीज की बात करूं तो मोलिबेल्डियम दिखाई दे रहा है, और 5D सीरीज की बात करूं तो टंगस्टन। और अगर मैं पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो टंगस्टन ऐसा है जिसका मैक्सिमम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। यस और नो? Yes, ma'am. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको एक एक चीज लिखवाऊंगी, डोंट वरी, आर हायर देन S block elements due to presence of more unpaired electron। ठीक बात है? Yes, ma'am. लेकिन मेरा बेटा अगर आप एक चीज देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो मैग्नीज देखो नीचे है, टेक्टिनियम नीचे है, रेनियम भी नीचे है। मैम ये क्या हो गया? मैग्नीज में तो कायदे से कितने होने चाहिए थे? 3d5 और 4s2, मतलब ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करने चाहिए थे। तो मैम इसका तो बहुत नीचे आ गया, वेनेडियम से भी नीचे, आयरन से भी नीचे, मैम इनसे नीचे है ये। तो ये क्या हो गया मैम? टेक्टिनियम में भी देखो क्या है, ये भी नीचे है। ऐसा क्यों हो रहा है मैम? ये ऐसा इसलिए हो रहा है, एनसीईआरटी रीजन नहीं देती है लेकिन हम देंगे रीजन। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मैग्नीज और टेक्टिनियम और रीनियम है, ये क्या है? ऑलरेडी हाफ फिल्ड है। अगर ये ऑलरेडी स्टेबल है तो ये क्या स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग करना चाहेंगे?
नो मैम। नहीं करना चाहिए। इसलिए जो एनसीईआरटी का ग्राफ यहाँ पे मैंने डाला है, इसलिए वो डिप दिखाई दे रहा है। और अगर तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो तो तुम्हें यहाँ पे देखो जिंक तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, वो छुपा बैठा है पीछे। यानी कि जिंक में तो बहुत ही उसका कम होगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। क्या कहते हो? क्या कहते हो? अब इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यस मैम। अब जितने भी मैंने बातें करी है चलो लिखते हैं। अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं तो इसमें किसका सबसे ज्यादा होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? क्रोमियम। अगर मैं पूरे उसमें डी ब्लॉक की बात करूं, टंगस्टन। टंगस्टन का होगा, क्या होगा? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। आपको ऐसे ही पॉइंट्स बनाने हैं, जैसे मैं बना रही हूं वैसे ही आपको नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल इन द सेम मैनर एज आई डू। ठीक है? उसके बाद लिखो MnTc और रेनियम का, इनका एक्सेप्शनली कम क्यों है? बिकॉज दे आर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और अगर मैं बेटा जिंक की बात करूं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, तो ये क्या होंगे? इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, बिकॉज दे हैव फुल्ली फिल्ड। या वेरी गुड, दे हैव fully filled T10 configuration। क्लियर है? यस मैम। पल्ले पड़ा? क्या पढ़ा दिया? या मुश्किल लग रहा यस है? मैम। यस मैम। आई होप मुश्किल अभी तक ना लग रहा हो। ये चैप्टर मुश्किल है ही नहीं, पहली बात तो ये चैप्टर में कुछ है ही नहीं ऐसा जो आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम आए। जहां मुझे लगेगा प्रॉब्लम आएगी समझने में, वहां मैं डेफिनेटली रिपीट करूंगी। ठीक है? लिख लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलो उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। हेडिंग डालो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और ये डेफिनेशन लिख लो जो मैंने लिखा हुआ है, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ मेरा बेटा। मैम हाँ हाँ हाँ, क्या हो गया? मैम जो थर्ड पॉइंट था ना जिंक केडियम वाला, एक्सप्लेन कर दो। जिंक वाला कौन सा था मेरा बेटा? मैम ये थर्ड पॉइंट लो अच्छा मेल्टिंग मैग्नीज वाला। अच्छा ये जिंक वाला, हाँ मैं करती हूँ, ये यहाँ पे करूंगी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में। पहले आप ये लिख लीजिए, मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट करूंगी जिंक वाला। आप लिख लो एंड मुझे थम्स अप दे देना कि मैम लिख लिया। चलो अब देखो मेरा बेटा क्या होता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एक बात देखो, हालांकि तुम्हारा ना सॉलिड स्टेट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ। जो लैटिस होता है ना, उसका जो लैटिस बेसिकली होता क्या है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है लैटिस का। सबसे छोटा जो पार्ट होता है ना उसको हम यूनिट सेल बोलते हैं। तो अगर आप इसको 3 डायमेंशन में रिपीट करोगे ना मेरा बेटा, ठीक है, तो ये पूरा लैटिस जनरेट कर देगा। ठीक है? अब एक बात बताओ, जिसका लैटिस स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे मान लो किसका ले लो, क्रोमियम का ले लो, क्योंकि आपको पता है ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग है, तो उसका लैटिस भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको ब्रेक करने में। यस मैम। ठीक है? तो एंथैल्पी ऑफ ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है जी? तो बेसिकली एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है कि कितनी एनर्जी हमें चाहिए, क्या एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स इन मेटल लैटिस एंड कन्वर्ट मेटल एटम इनटू गैसियस एटम, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन।
अगर आप किसी चीज को ब्रेक कर रहे हो तो एनर्जी देनी पड़ेगी, किसी चीज को फॉर्म कर रहे हो तो एनर्जी बाहर निकलती है, पता है ये तुम लोगों को। तो यानी कि अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसकी होगी, ये देखो, अगर तुम एक चीज नोटिस करो, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में ग्राफ बना हुआ है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन वर्सेस एटॉमिक नंबर का। तो ये देखो, ये 3D सीरीज ही है, ये 4D सीरीज है और ये 5D सीरीज है। तो देखो ये वही है जो मैंने तुम्हें वहां दिखाया था ना, क्या बोलते हैं, ये देखो, ये रहा, ये देखो, ये वही ग्राफ ही तो है, दिख रहा होगा तुम लोगों को। ये देखो चोटी पे है ये क्रोमियम मोलिबेलियम टंगस्टन, ठीक है। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज्यादा क्या होगा, उनका मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतना ही उनका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी होगा। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि जिंक की सबसे लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है। कोमल अब ध्यान से समझो, वो रीजन इसकी वजह से, रीजन क्या है, क्योंकि उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्योंकि बेटा जिंक क्या होता है, D10 होता है, कैडमियम क्या होता है, D10 होता है, और मरकरी क्या होता है, D10। जब एक बार बताओ, जब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये बॉन्डिंग कैसे करेगा। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी बहुत सॉफ्ट होते हैं भाई। मरकरी तो आपने देखा ही होगा रूम टेम्परेचर पे, समझ में आया। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो उनकी मेटेलिक बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, वो हार्ड भी नहीं होंगे, वो सॉफ्ट होंगे, और उनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी क्या होगी मेरा बेटा, लो होगी। क्लियर है ये वाली बात सबको? यस मैम। ठीक है, एक यहाँ पे Yes, ma'am. पॉइंट लिखिए, 4D एंड 5D सीरीज लिखो। 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स हैज frequent metal bonding, has more frequent metal bonding। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो 4D और 5D सीरीज है ना, उसमें ज्यादा मेटल बॉन्डिंग देखने को मिलती है। आप लोग देख भी पा रहे हैं, देख रहे हो क्या, ये आपकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन दिखा रही हो, देखो 4D और 5D सीरीज के लिए बहुत ज्यादा है, आप लोग देख पा रहे हैं। यस मैम। इसका कोई रीजन सोचेगा क्या हो रहा है मैम, ये क्या लोचा हो रहा है, ज्यादा क्यों है। एनसीईआरटी रीजन नहीं लिखती है इसका, एनसीईआरटी लिख के छोड़ देती है। बस रीजन सोच सकते हैं हम कि 3D से हम 4D और 5D सीरीज पे आ रहे हैं, साइज बढ़ रहा है ना। या मैं सिंपल ये बोलूं, 3D अगर ऑर्बिटल का साइज ऐसा है, समझाने के लिए बोलूं, 4D का उससे ज्यादा होगा, 5D का उससे ज्यादा डिफ्यूज होगा। हालांकि P वाला मैंने बना दिया, बट एक्चुअल में मैं ये समझाना ये चाह रही हूँ कि 4D और 5D वाला का जो शेप है वो ज्यादा डिफ्यूज होगा, उनका साइज बड़ा होगा। एक बार बताओ, अगर उनका साइज बड़ा होगा तो जो न्यूक्लियस की पकड़ है, जो न्यूक्लियस का होल्ड है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे, वो कम होगा। यस मैम। यस मैम। ये बताओ सारे, न्यूक्लियस की पकड़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम होगी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट करना आसान होगा या मुश्किल होगा, आसान होगा। यस मैम। यही रीजन है कि 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स है वो फ्रीक्वेंट, यानी कि अच्छे से मेटल बॉन्डिंग कर सकते हैं। आप अपने लैंग्वेज में इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो कि डिफ्यूज इन शेप, है ना, या आप ये लिख लो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे, या आप ये भी लिख सकते, मेंशन कर सकते हो इजिली पार्टिसिपेट कर जाएंगे बॉन्डिंग में। क्योंकि इस चैप्टर में हमें मैटर क्या करता है, देखो अगर मैं सच बताऊं ना, नीट में ये चैप्टर में स्कोर कर पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर मैं बोर्ड्स की बात करूँ ना, तो उसमें ये चैप्टर में स्कोर कर पाना बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है। रीजन ये होता है कि उसमें सब्जेक्टिव होता है, वो आपको लिखना पड़ता है अपनी लैंग्वेज में। यस मैम। क्योंकि नीट में क्या होता है, अगर अपन ने समझ लिया, अगर अपन ने देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए, तो नीट में तो यही आएंगे, जबकि तुम्हारे बोर्ड्स में क्या होता है, सब्जेक्टिव आता है। तो उसके लिए तुम्हें अटेम्प्टेशन देखना पड़ेगा, वो तुम कैसे देखोगे, वो तुम अपने एनसीईआरटी से देखोगे। लेकिन फिलहाल मेरा उस पर फोकस नहीं है, तुम्हारे बोर्ड्स पे मेरा फोकस है नीट पे, ठीक है। मैं बता रही हूँ वैसे कि इसमें थोड़ा बच्चे जो है थोड़ा सब्जेक्टिव लिखने में प्रॉब्लम होती है उनको, ठीक है। बाकी हम नीट की बात करें तो उसमें तो हो जाएगा। लिख लिया क्या सबने? यस मैम। यस मैम। अपनी क्लास कब तक होती है? हम 15 तक, 8-15। सच बताओ। यस मैम। हम सच्ची बोल रहे 8:15। हैं।
मुझे लगा 8:30 तक क्लास है, पता नहीं क्या हो रहा है भाई मेरी, क्योंकि कुछ क्लास 15 होती तक है की है। यानी कि अपने को एक्सटेंड कर दिया अपन ने क्लास। चलो जल्दी से क्वेश्चन करो, मेरे को पता ही कोई नहीं नहीं मैम। पता ही नहीं चला। मैम आज टाइम का पता भी नहीं लगा। हाँ मैम, पढ़ते अच्छा, पढ़ते बड़े टाइम का पढ़ाकू पता हो ही नहीं। तुम तो। बताओ क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन से मैम ये वाला ऑप्शन 2। क्वेश्चन करो, बस एक यही लास्ट है, हो गया। अच्छे से पढ़ना। बस छोड़ रही हो तुम्हें, फिर तुम्हारी फोन नो, फिर क्लास भी है। प्रिंस आप बताओ बेटा। मैम 4। वेरी गुड, ठीक है, इजी था। चलो आज के लिए इतना बहुत है। अब देखो मैंने तुम्हें कितने क्वेश्चन दिए हैं, 2 3 6 8 10 और 11, हो जाएंगे 11 क्वेश्चन। यस मैम। कर लेना इसको। नेक्स्ट Yes, क्लास में मैं फिर आगे का करवाऊंगी, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी शुरू हुई है, क्योंकि बहुत सारी रहती है, लाइक आयनाइजेशन एनर्जी में मेरे को आधा घंटा लगेगा। चलो ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो जल्दी से हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। जल्दी से एक छोटा सा 5 नंबर का टेस्ट ले लेती हूँ समरी के नाम पे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप चैट बॉक्स में लिखेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, या एक काम करो कि बोल के बता दो, मुझे बताएंगी, अस्मा बताएंगी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का, बताओ। मैम डी ब्लॉक की हाँ n-1 हाँ, D1 to 10 ns1 to 2। वेरी गुड। जिसने भी यही सोचा था अपने आप को नंबर दे लो, ठीक है, एक्सेप्ट पैलेडियम, ठीक है। ओके, दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर के लिए आपको ये बताना है, ओके आपको ये बताना है मैग्नीज 2+ में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ये मुझे बताएंगी पलक, सबकी बारी आएगी। पलक आप बताओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं Mn2+ में। प्रियांशी आपको बताना है फिर क्रोमियम +3 में, ठीक है। एंड सना आपको बताना है फिर उसमें जिंक 2+ में। पलक बताओगे? मैम 3d5। मतलब अनपेयर्ड बताना है कितने होते हैं, 5। यस ठीक है। मैम। क्रोमियम +3 का किससे पूछा है मैंने? प्रियांशी से पूछा है ना। यस मैम। बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जल्दी बताओ, फिर उतना ही तुम लेट हो जाओगे, फिर तुम्हारी क्लास मैम 4। ना। क्रोमियम 3+ में कितने होते हैं भाई बताओ? मैम 3। मैम 3। ओके, जिंक 2+ में किससे पूछा था मैंने, नाम भूल गई मैं। सना। हाँ सना। सना बताना कितने होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिंक 2+ में। वैभव बताओ। मैम शायद नहीं होते मैम, आई थिंक, 0 बोलो। क्योंकि मैम 0 लो है। नहीं होते ही नहीं है। जिंक 2+ में होता है 3d10, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि सबसे लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसकी होती है 3d सीरीज में? जिंक। वेरी गुड। जिंक। मैम जिंक। जी। अच्छा, और मुझे ये बताओ 4d सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है 4d सीरीज में? मोलिडियम। मोटू का होता है, ठीक है। मोलिबेल्डियम का होता है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चलो कर लेना, आज जितना भी मैंने कराया रोज ऐसे टेस्ट लेके ही आप लोगों को पढ़ाऊंगी, सो दैट ये चैप्टर अच्छे से दिमाग में फिट हो जाए आप लोगों का। एंड हाँ, इसका लेवल बढ़ाएंगे बेटा चैप्टर का। नीट के लेवल के क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे, बट आई वोंट, क्योंकि अब ऑब्वियस ही बात है इस साल पेपर का आपको पता ही है नीट में क्या चीजें हुई है, तो वो पेपर का लेवल डेफिनेटली बढ़ाएंगे नेक्स्ट ईयर। तो थोड़ा सा हम इसको लेवल अप करेंगे, मतलब पढ़ेंगे एनसीईआरटी बेस्ड ही, बट थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेजेस को थोड़ा सा अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, इतना कर लेना अभी तो, आज तो पहला ही लेक्चर था, ज्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। हम बाकी हम मंडे को करेंगे फिर।